हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है बीबीए एमबीए के बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ चैप्टर वाइज। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बिजनेस इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका एमबीए में भी है, बीबीए में भी है और आपका बीकॉम में भी है। मतलब जहां भी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 2 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आप इकोनॉमी से रिलेटेड जब प्लानिंग करते हो तो वही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपनी कंट्री या अपने रीजन की इकोनॉमी को। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की मदद से हम अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आपका रिसोर्स एलोकेशन आता है, क्योंकि हमें पता है हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, तो रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। दूसरा आपका सेटिंग टारगेट्स आता है। हम टारगेट सेट करते हैं अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। ठीक है, और हम बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, यानी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज डेवलप करती है अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म का मतलब होता है बेसिकली कि एक नया कुछ लेके आना, कोई बदलाव लेके आना। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब हो गया यानी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चेंजेस लेके आना। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जा रही थी कंट्री की, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी 1991 से पहले। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि इंडिया में जो बिजनेस होता था वो केवल इंडिया में होता था, वो अदर कंट्रीज से कोई बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसका मतलब ये है कि इट डज नॉट इंगेज इन ट्रेड एक्टिविटीज विथ अदर कंट्रीज। वो अदर कंट्रीज से ट्रेड में इंगेज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इसीलिए 1991 में जब बीओपी क्राइसिस आया, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया इंडिया में, तब एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ के थ्रू एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, ये एक चेंजेस या पॉलिसीज हैं जो कि हम बनाते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को या उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें रिफॉर्म लाने की तब जरूरत पड़ती है इकोनॉमी में जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ठीक है, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी 1991 में, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर में, टू रीबिल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन को सुधारने के लिए, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फेथ को बिल्ड करने के लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म में बात करें कि क्या क्या चीजें हुई, तो उसमें हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की, और हमने उसमें समझा कि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या मतलब होता है या उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के मीनिंग की बात करें तो ये कुछ पॉलिसीज या रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बनाते हैं। हम का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज, रूल्स या रेगुलेशंस बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है, अगर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट बना रही है तो क्यों बना रही है, अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तब हम जाकर के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डाउन होता था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट आ गया था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और आईएमएफ की टर्म्स और कंडीशंस थी जिनको सही करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लाया। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई 1991 में, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेबलाइजेशन मेजर्स लाए गए, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स लाए गए। ठीक है,
चलिए आगे समझते हैं और डिटेल में हम। तो एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। तो मैंने बताया ही आपको कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एक न्यू लिबरल पॉलिसीज है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, जो कि है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि एलपीजी। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो लिबरलाइजेशन या लिबरल वर्ड किस लिए होता है? फ्री करने के लिए होता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को एलिमिनेट करती है या कम कर देती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ी हुई। ठीक है, तो वो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज करती थी, टैक्स चार्ज करती थी, तो उसको कम करने लगती है, रेस्ट्रिक्शंस को घटाने लगती है। तो वही चीज क्या कहलाती है? लिबरलाइजेशन कहलाती है। वही पॉलिसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट जो हर जगह रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, इंटरफेरेंस कर रही थी, उसको वो कम करने लगती है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में। और जब गवर्नमेंट अपने रेस्ट्रिक्शंस को, रूल्स को कम करने लगती है, तो हम फ्रीली जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज नाउ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई तो इंडिया एक प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर हो गया आईटी प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वाज द रिड्यूस्ड पॉलिटिकल रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिटिकल रिस्क रिड्यूस हो गया क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं प्राइवेटाइजेशन को। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट हो जाना कंपनीज का, फर्म्स का। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग प्राइवेट प्लेयर्स अ चांस इनटू सेगमेंट्स दैट वेयर अर्लियर मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा मोनोपोली थी जिस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की, उसको प्राइवेटाइज कर देना, वही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बढ़ना या उनको ज्यादा प्रमोट करना ही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो दिस इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनीज बाय द फॉलोइंग 3 मींस। तो हम 3 तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। द गवर्नमेंट विड्रॉ फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो गवर्नमेंट अपने मैनेजमेंट या ओनरशिप को कंपनी से विड्रॉ कर लेती है, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ना कहला करके प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज वेयर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज सोल्ड कर देती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को। ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का। तो डिसइन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं? जब गवर्नमेंट अपना पोर्शन सेल कर देती है कंपनीज को, इक्विटी टू द पब्लिक, तो वो क्या हो जाता है? आपका प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो एलपीजी में हमने एल को समझ लिया, पी को समझ लिया, अब हम जी पे आए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बिफोर 1991, तो 1991 से पहले कोई फॉरेन प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। ठीक है, इंडियन कंपनीज कंपीटेड ओनली विथ वन अनदर। तो इंडिया की जो कंपनीज होती थी वो आपस में ही कंपीट करती थी, क्योंकि एक कंट्री अपनी कंट्री के अलावा कहीं बाहर कुछ बिजनेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज हुआ करती थी 1991 से पहले। अब आगे देखते हैं। आफ्टर 1991 द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ओपन फॉर फॉरेन कंपनीज। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक है, तो हमारा जो है एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, तो उस टाइम पे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ओपन हो गई फॉरेन कंपनीज के लिए और एक इंटीग्रेशन हुआ आपस में इन लोगों का ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वर्क टू वेज। तो ग्लोबलाइजेशन 2 तरह से काम करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे नाउ इंडियन कंपनीज कुड ऑल्सो गेट इनटू फॉरेन बिजनेस। तो इंडिया की कंपनीज फॉरेन में भी बिजनेस कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं अदर कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं ओएनजीसी विदेश हैज ब्रांचेस। तो ओएनजीसी विदेश की जो है कई ब्रांचेस है 16 डिफरेंट कंट्रीज में। एचसीएल की हमारी 31 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, उसी तरीके से टाटा स्टील की 26 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। तो बेसिकली यही क्या कहला रहा है? ग्लोबलाइजेशन कहला रहा है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।
वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे भेज दूंगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट होकर के अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू स्टडी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।